हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 16th ऑफ जून एंड 16th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको स्टेप बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियो किस टाइमिंग पर कब आते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, इवन आपका स्टेटिक्स और करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो सके फॉर क्वालिफाइंग और क्लियरिंग द कंपटीशन एग्जामिनेशन। देखो, सुबह 6 बजे एक्सेप्ट संडे को छोड़ के आपको सुबह 6 बजे एक लिमिटेड करंट अफेयर एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा। आप सुबह उठिए, पहले उसको देखिए। इसके बाद 10 बजे आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करी जाएगी दैट विल बी रिलीवेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्पेशली फोकस ऑन द यूपीएससी। क्लियर। इसके बाद 12 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि मैंने 10 बजे क्या पढ़ाया है, इंडेक्स बताया जाएगा। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो 10 वाले वीडियो पे जाइए, उसको देखिए। अगर नहीं लगता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि मैं आपको फोर्स करूं, कोई फोर्स नहीं करना अपन को। इजीली आपको रिलीवेंट लगता है तो देखिए। क्लियर। देन आफ्टर पॉलिटी का बैच चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें वीक में आपके 2 वीडियो आते हैं इंडियन पॉलिटी के, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं पूरी इंडियन पॉलिटी के। इवन 33 लेक्चर हो चुके हैं, 32 या 33 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, इस चैनल को खोलिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इंडियन पॉलिटी के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर 32 या 33 लेक्चर पड़े हुए हैं। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। कंटिन्यूसली चल रहा है ये। इसके बाद मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी आपकी कंप्लीट करा दी है। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। देखो, आपके लिए मैं इस चैनल को इतना वी कैन से ब्रास्ट और वाइड बना रहा हूँ कि जिससे आपकी नॉलेज इतनी एक्सपांड हो जाए, इवन यू कैन इजीली क्लियर एवरी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया। क्लियर। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसराइल एंड ईरान स्ट्राइक। 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि इसराइल और ईरान ने दोनों ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है। इवन इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है और दूसरी कंट्रियों का क्या स्टैंड है, क्या यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर मोदी विजिट इन साइप्रस। देखो, जैसे आप जानते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 कंट्री की विजिट पर अभी गए हैं। क्लियर। 4 डेज की विजिट है, जिसमें से पहले साइप्रस में गए, साइप्रस पहुंच चुके हैं। अब ये कंट्री कहाँ पर है, इवन क्या क्या डीलिंग हुई, और ये कंट्री का 23 साल बाद पीएम का विजिट क्यों हुआ, इसका भी रीज़न आपको बताऊंगा। क्लियर। और कनाडा में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, या फिर उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी आपको क्लियर करूंगा। हालांकि जाएंगे तो जरूर, क्योंकि पहुंच चुके हैं। रेडियो नलिका। देखो, रेडियो नलिका स्कीम वॉज लॉन्च बाय द केरला गवर्नमेंट फॉर एनहांसिंग द इंटरनेट रेडियो फॉर चिल्ड्रन ऑफ द केरला। केरला के बच्चों के लिए कि वो इंटरनेट को यूज़ कर सके, इंटरनेट रेडियो का यूज़ कर सके। इससे होगा क्या बेनिफिट, इवन किस चीज़ को रोकना है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर नक्श प्लान। देखो, नक्श प्लान वॉज ओल्ड प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहांसिंग द डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड ऑफ अर्बन हैबिटेशन। क्या है ये प्लान, इवन अभी न्यूज़ में क्यों है, पीआईबी में न्यूज़ क्यों आई है, इवन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसराइल एंड ईरान स्ट्राइक। देखो, इसको अपन डिटेल में समझेंगे सिंपल तरीके से। देखो, कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो, शायद थिंक 4 या 5 महीने पहले मेरा एडिटोरियल सेक्शन में वो वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। कि मैंने उस वक्त बोला था कि नियरली 20 बैलिस्टिक मिसाइल वॉज फायर्ड बाई ईरान ऑन इसराइल। क्लियर। क्योंकि लेबनान और इसराइल के बीच में चल रहा था, इसी वजह से ईरान ने भी कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर छोड़ दी थी। क्लियर। जिससे इसराइल का लॉस भी हुआ था, इवन कई सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर लिया था इसराइल ने, क्योंकि इसराइल आगे है टेक्नोलॉजी में। कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी में। अब क्या हुआ, देखो, फ्राइडे से इसराइल ने क्या किया, इसराइल स्ट्राइक ओवर ईरान। और एक और बात समझना, ये इसराइल जो कंट्री है ये यूएसए की बड़ी अच्छी फ्रेंड है। यूएसए जैसा बोलती है वैसा ये करती है। यूएसए की
बहुत अच्छी फ्रेंड है। क्लियर। अब ईरान में क्या इशू हुआ ऐसा कि स्ट्राइक करना पड़ा। देखो जो ईरान कंट्री है ये क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रही थी। अब सर ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या होता है, देखो क्या होता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या होता है कि जैसे यूरेनियम या यूरेनियम एनरिचमेंट बोल सकते हैं या न्यूक्लियर एनरिचमेंट बोल सकते हैं। यूरेनियम जो होता है ये क्या होता है, ये फ्यूल है किसका, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का। समझे, एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या है कि इसको एनरिचमेंट करना पड़ता है, यूरेनियम को एनरिचमेंट करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि कितना एनरिचमेंट करोगे और इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन और द न्यूक्लियर बम। देखो कम यूरेनियम एनरिचमेंट करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल टू जनरेट द न्यूक्लियर एनर्जी। मान लिए 10% मैंने यूरेनियम एनरिचमेंट किया तो दैट सिग्निफाई दैट इट प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। If uranium enrichment nearly 90%, that signify country is going to develop nuclear bomb, क्लियर। अब कंट्री जा रही है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए क्योंकि यूरेनियम का ज़्यादा एनरिचमेंट कर रही है। इसी बात का दूसरी कंट्री को पता चल गया कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट ज़्यादा कर रही है। इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कौन सा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको भी पता चल गया। इसी के बाद क्या हुआ, ये 2015 से पहले ये पता चला तो 2015 में ईरान से डिस्कस हुआ कि देखो यूरेनियम एनरिचमेंट मत करो क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा तो उससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है वेस्ट एशिया में, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि ये कंट्रियां आपस में हमेशा लड़ती रहती हैं, कभी गाजा से इसराइल, कभी ईरान से, कभी सऊदी अरेबिया से, इनकी लड़ाई चलती ही रहती है, कभी इराक, कभी सीरिया। ये इतने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री हैं, इनके यहाँ कभी शांति रह ही नहीं सकती। क्लियर। अब क्या हुआ कि अगर तू यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगी ईरान तो और ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। अब ईरान से बातचीत स्टार्ट हुई कि भाई इसको कंट्रोल करो। इसी को बोला गया वी कैन से P5+1 मीटिंग। P5+1 मीटिंग क्या होता है कि परमानेंट 5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस 1 जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन, ये सारी ईरान के साथ मीटिंग करके डिस्कस किया गया कि हाँ यूरेनियम एनरिचमेंट का अब नहीं होगा, इतना परसेंटेज होगा, आप सिर्फ ओनली न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एनरिचमेंट करिए। क्लियर। उसी को बोला गया जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान। क्या बोला गया, जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान। क्या बोला गया, जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान। अब क्या हुआ 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब फर्स्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए के फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट बने, रिपब्लिक पार्टी से है, क्लियर, याद रखना, ये भी याद रखना। 47th यूएसए के सेकेंड टर्म बने हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने कई सारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी यूएसए के लिए और यूएसए को इंडिविजुअल बनाने के लिए कई सारी पॉलिसी फॉलो करी। इवन इन्होंने बोल दिया कि वी आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद ईरान टू कंट्रोल ऑन द यूरेनियम एनरिचमेंट। क्लियर। तो इसी बात को देखते हुए इन्होंने डील से बैक कर लिया, इवन वीकेंड से विड्रॉल कर लिया अपने आप को कि हम P5+1 के मेंबर नहीं हो सकते, हमें कोई मतलब नहीं है, ईरान कुछ भी करे जो उसको अच्छा लग रहा है। इसी को देखते हुए ईरान को बेनिफिट मिल गया
क्योंकि एक ही कंट्री थी जो कि ईरान के ऊपर कंट्रोल कर सकती थी ऑन द इशू ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट। क्लियर। अब ईरान को इसका बेनिफिट मिला। ईरान ने क्या किया कि यूएस तो विड्रॉल हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगी, यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दूंगी, मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, ये इसराइल और दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। समझे मेरी बात को। तो क्या हुआ, इसने बढ़ाया। इवन अभी राइट नाउ जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है कि ये 60% अभी भी कर रही है यूरेनियम एनरिचमेंट। समझे बात। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब सेकेंड टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने बोला कि मैं फिर से जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान को ज्वाइन करूंगा। इवन ईरान के साथ इंडिविजुअली यूएसए और ईरान की मीटिंग होगी, जिसमें ईरान एश्योरेंस देगी कि हम अब यूरेनियम एनरिचमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे। इवन 3 मीटिंग हो चुकी थी, 4th मीटिंग भी होना बाकी थी ओमान के अंदर। बट मीटिंग से पहले इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। और कहाँ पर, न्यूक्लियर, कहाँ पर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इवन ईरान ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल की ईरान की ऑयल रिफाइनरीज और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया। इवन ईरान ने भी कई सारे रिटेलिएशन छोड़े, हालांकि इंटरसेप्ट कर ली गई उनकी मिसाइल है, वो ड्रोन कुछ भी है, ठीक है, वो इशू जैसे पाकिस्तान ने किया था इंडिया के साथ, ड्रोन भेजे थे, हालांकि हमने इंटरसेप्ट कर दिए थे, कई सारे न्यूट्रलाइज कर दिए थे। ऐसे ही इसराइल ने भी कर दिया। ये हालांकि वो तैयार हो जाता है फिर कंट्री जो भी है, छोड़ो। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी फ्राइडे को पहली स्ट्राइक करी, फ्राइडे को, फिर अब संडे को तीसरी स्ट्राइक भी करी है इसराइल ने ईरान के ऊपर। और बताया जा रहा है कि अगर टोटल देखा जाए नियरली 500 पीपल, 564 पीपल मर चुके हैं। इवन ईरान ने कोई कंफर्म नहीं किया है कि हमारी कंट्री में कितने लोग मरे हैं। इवन इनके चीफ भी ईरान के मर चुके हैं, जो मिलिट्री के चीफ थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं इसी स्ट्राइक में। अब क्या हुआ, ईरान ने बोला कि भाई हम तो देखो, हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, हमारे भी कई सारे लोग जख्मी हो गए हैं, इवन हमारे नियरली 500 पीपल मर चुके हैं, तो वी आर ऑल्सो टेकिंग दी रिटेलिएशन इन फ्यूचर। क्लियर, लेंगे, बट उन्होंने टाइम नहीं बताया कब लेंगे। इवन इन्होंने ये तक बोल दिया कि इफ यूएसए, यूके और फ्रांस, अगर ये 3 कंट्री आई ईरान के बीच में आई कि ईरान ने इसराइल पर स्ट्राइक किया, ये 3 कंट्री आई, तो इनके बेस भी उड़ा दिए जाएंगे। क्या है, मिलिट्री बेस, जितने भी बेस हैं इन तीनों कंट्रियों के, वो भी उड़ा दिए जाएंगे। तो बीच में मत आना। अब भाई इंडिया का कहना है इसके अंदर, इंडिया का भी तो कहना होगा। तो आप जैसे जानते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एससीओ। इवन मैंने आज का इंडिविजुअल वीडियो बनाया था एससीओ के बारे में, देख लेना, एडिटोरियल सेक्शन में मिल जाएगा मेरे। अभी जाओगे चैनल पर तो चैनल पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये वीडियो पड़ा हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, बट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज का, स्ट्राइक का कंडेम किया है, कंडेम किया है कि इसराइल ने गलत किया, इसराइल को ऐसा नहीं करना था। इवन ईरान इज रेडी टू कोऑपरेट विद यूएसए टू कंट्रोल ऑन द यूरेनियम एनरिचमेंट, बट इसराइल ने गलत किया। जब 4th राउंड मीटिंग होने वाली थी उससे ही पहले स्ट्राइक करने की क्या ज़रूरत थी इसराइल को। और ईरान का ये भी कहना है कि हमें इसमें यूएसए का फुल सपोर्ट है इसराइल को, यूएसए ने ये पूरा काम करवाया है। इवन अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया ही मेंबर है, तो इंडिया क्या रिस्पॉन्स है। देखो इंडिया सिंस 1947 से न्यूट्रलाइज रहती है, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट was, we can say, is a
नॉन अलाइंड मूवमेंट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्या है ये नाम जो है वो इंडिया का भी ब्रेन चाइल्ड है। अब भाई क्या हुआ, हम तो सिंस 1947 से जब कोल्ड वार चल रहा था तब से ही बोल रहे हैं कि ना हम यूएसए के साथ हैं ना ही हम रशिया के साथ हैं, यूएसआर के साथ। क्लियर समझे मेरी बात को। अब इस समय क्या हुआ कि इंडिया से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, तो इंडिया ने बोला कि बोथ कंट्री आर फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी कंट्री, वी आर सिटिंग एज अ न्यूट्रलाइज और दी होप टू कंट्रोल और रिजॉल्व द इशू बाय डिप्लोमेसी और डायलॉग। क्या है डिप्लोमेसी और डायलॉग। डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के जरिए इसको रिजॉल्व किया जाए। क्लियर। हालांकि ईरान ने इसका सपोर्ट किया क्योंकि क्या है कि दोनों कंट्री हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसराइल क्यों है ये भी समझना जरूरी है। इसराइल और ईरान क्यों है, दोनों कंट्री का अपन देखते हैं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट। देखो इसराइल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसराइल इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहला। दूसरा डिफेंस कॉपरेशन, क्लियर। तीसरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये इसराइल के पास से निकलेगी। ये क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर इंडिया बनाने जा रही है। दैट वाज डिसाइडेड इन 2023 इन G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। समझे मेरी बात को। तब इंडिया ने डिसीजन लिया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे इंडिया का ट्रेड एनहांस होगा अमोंग मिडिल ईस्ट कंट्री और द यूरोप कंट्री। और इसराइल प्ले द मेजर रोल बिकॉज इट इज इन द मिडिल ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझे मेरी बात को। अब ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था चब्बार पोर्ट के बारे में, चब्बार पोर्ट के बारे में बनाया था। चब्बार पोर्ट इज अ पोर्ट ऑफ द ईरान कंट्री बट Iran is ready to cooperate with India to develop the Chabbar port and India are taking the one of the facility of the Chabbar port to develop to enhance the or to access the Middle Asia country, clear, और the North country Russia, क्लियर। पाकिस्तान भी जब फंसी हुई है तो चब्बार पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इवन सेकंड पॉइंट है ऑयल, India is too hungry to import the oil and those countries provide the oil in a reasonable rate is a friend of India, क्लियर। जो कंट्री रीजनेबल रेट पर ऑयल देगी इंडिया को वो डेफिनेटली इंडिया की बेस्ट फ्रेंड होगी। समझे। तो ईरान देती है ऑयल देती है इंडिया को, ये दो पॉइंट है, दोनों कंट्री हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी आर सिटिंग इन अ न्यूट्रलाइज कंडीशन। Even we approach or the external affair minister approach both country to de-acceleration the strike through diplomacy and dialogue और the internationally level UN, क्लियर। यूएन के जितने भी इंटरनेशनल लेवल हैं उसके हिसाब से रिजॉल्व कर दिया है। अब इंडिया का इसमें लॉस क्या होगा, देखो इंडिया के कई सारे लॉस हैं। अगर ये वार लंबे समय तक चला तो इंडिया के कई सारे लॉस हैं। देखो आपने सुना था, मैंने आपको बताया था रेड सी के बारे में। रेड सी इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर दी वर्ल्ड। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से कई सारी शिप पास होती है। बट क्या हुआ था कि यमन हाउतीस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हाउतीस क्या करते थे, रेड सी पर कंट्रोल करके रखे थे, इवन डिसरप्शन करते थे ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री। इवन पायरेसी भी पायरेट्स वाला भी काम करते थे, जो सी पायरेट्स होते हैं वैसा भी काम करते थे। इवन यूएसए ने इनको न्यूट्रलाइज किया हाउतीस को, ये यमन में रहते थे, यमन कंट्री में इनको न्यूट्रलाइज किया और अब रेड सी बिल्कुल क्लियर हो गई थी। दैट अलाउज दी ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री। बट अगर ये वार चला
तो इसमें कई सारा डिस्ट्रप्शन हो सकता है ट्रेड में। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ईरान के बॉर्डर से है जो कि पास होता है, ट्रेड बढ़ाता है अमोंग डिफरेंट कंट्री। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया तो दैट क्रिएट द मोर डिफिकल्टी टू ट्रेड अमोंग डिफरेंट कंट्री। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे? तो ये कहानी है पूरी, इसलिए इंडिया को लॉस होता है। इवन सेंसेक्स भी रिड्यूस हो चुका है इंडिया का इस वार के चक्कर में। समझे मेरी बात को? तो इस इन्वेस्टमेंट को एनहांस करने के लिए, वार को कंट्रोल करने के लिए इंडिया भी पूरी तैयारी से लगी हुई है। इवन G7 की मीटिंग में इंडिया को बुलाया है, जो कि कनाडा में हो रही है, मार्क करने बुलाया है। इवन all G7 country are discussing on the issue of Israel and Iran conflict and take the stand to resolve immediately this particular issue that help all country of the world। समझे मेरी बात को? समझे कि समझे नहीं समझे? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके डाउटों को क्लियर करूंगा, पर्सनली रिप्लाई दूंगा, दैट्स माय गारंटी। चलते अपन आगे। इवन हाँ, एक और बात जानिए इसमें कि अभी इंडिया के कितने स्टूडेंट ईरान में फंसे हुए हैं। देखो, इंडियन स्टूडेंट 10,000 इंडियन स्टूडेंट अभी ईरान में फंसे हुए हैं, 10,000 इंडियन स्टूडेंट, और इनको निकालना, वी कैन से निकालना ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की कि ऑफ इंडिया। इवन उसकी एम्बेसी से बात चल रही है, ईरान में जो एम्बेसी है इंडिया की, इनको कैसे भी जल्दी जल्दी निकाला जाएगा। इवन इसराइल से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे इंडियनों को छोड़ दो, हमारे इंडियनों पर कोई अटैक ना करो। देखते हैं अब, जो इंडियन पर कुछ नहीं होगा, ये दैट्स माय गारंटी। चलते हैं बना के, डाउट हो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मोदी विजिट इन साइप्रस कंट्री। देखो, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब साइप्रस कंट्री में पहुंच चुके हैं। क्लियर? साइप्रस कंट्री का है मेडिटेरियन सी में। अब देखना, इसमें खेल देखना, मेडिटेरियन सी में है साइप्रस कंट्री और टर्की कंट्री के बॉर्डर पर है। इवन टर्की कंट्री के कह सकते हैं कि साउथ में है, एक तरह साउथ तो नहीं बोल सकते, वेस्ट साउथ बोल सकते हैं, वेस्ट साउथ। क्लियर? देख लेना, वेस्ट साउथ में है। ठीक है? तो क्या है कि अभी मोदी साहब 4 दिन की विजिट पर गए हैं, अभी बाहर गए 3 कंट्री में, 3 कंट्री। कौन कौन सी? सबसे पहली है साइप्रस, दूसरी है कनाडा, तीसरी है क्रोएशिया। क्लियर? ये 3 कंट्रियां विजिट करेंगे। इवन मोदी साहब साइप्रस पहुंच चुके हैं। क्लियर? साइप्रस में क्या डिस्कस हुआ, साइप्रस क्यों गए हैं, और मोदी साहब हमारे इंडिया पीएम विजिट इन साइप्रस आफ्टर 23 ईयर, 23 साल बाद कोई प्रधानमंत्री गया है इस कंट्री में फॉर एनहांसिंग द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। समझे मेरी बात को? लास्ट टाइम कौन गए थे? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। अब इतना 23 साल क्यों लगा दिए इस कंट्री में जाने में? देखो, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मैंने कई बार बताई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी चल रहा था। इवन इंडिया ने कई सारे ड्रोन को न्यूट्रलाइज भी किया था जो पाकिस्तान ने भेजे थे। इवन ये भी न्यूज़ आई थी कि टर्की ने कई सारे पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे और ओपनली सपोर्ट किया था पाकिस्तान का। इवन पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। क्लियर? अफेक्टेड टेररिस्ट अफेक्टेड कंट्री एंड टेररिस्ट बैक्ड कंट्री। क्लियर? क्योंकि इसको पैसे भी टेररिस्ट देते हैं, इसलिए बैक करते हैं, कोई भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान वाले। अब टर्की को जवाब तो देना था इंडिया को। अब साइप्रस से इसका इशू चल रहा है। क्या इशू है? टर्की का और साइप्रस कंट्री का इशू चल रहा है। क्या इशू? टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है इसका, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। इवन 1974 में
टर्की इन्वेड नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस आइलैंड, इवन ऑक्यूपाइड दैट एरिया। नॉर्थ पार्ट को ऑक्यूपाइड भी कर लिया था टर्की ने। इसलिए 1974 से साइरस और टर्की में इशू चल रहा है ऑन द इशू ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इसी को देखते हुए इंडिया ने सोचा कि टर्की को जवाब तो देना है। अब हम क्या करेंगे? एनिमी एनिमी फ्रेंड। क्योंकि क्या होता है कि आपने चाणक्य अगर फिलॉसफी पढ़ी होगी, जो हमारे कौटिल्य की फिलॉसफी थी, उसने बोला था कि एनिमी एनिमी ऑलवेज फ्रेंड बट नेवर इज नेवर फ्रेंड बोला था। तो क्या होता है कि टर्की और साइप्रस में चल रहा है, तो साइप्रस से हमें दोस्ती अच्छी करनी पड़ेगी टर्की को जवाब देने के लिए। क्लियर? समझे मेरी बात को? ये भी इशू है और कुछ और भी इशू है। देखो क्या है, इस बात को देखते हुए इवन ग्रीन लाइन पर भी जाएंगे देखने के लिए हमारे मोदी साहब। अब ये ग्रीन लाइन क्या है? ग्रीन लाइन क्या है? ये बॉर्डर है, बॉर्डर बैक्ड बाय यूएन, बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन बिटवीन टर्की एंड साइप्रस। क्लियर? क्लियर? समझे मेरी बात को? समझे? ये तो होगा टर्की का इशू। अब हमारे रियल मोटिव क्या है वहां जाने का? ये तो टर्की को जवाब देने के लिए ये भी मोटिव है। अब दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एनर्जी। पहला तो ये इशू है। दूसरा क्या है? दूसरा जैसे मैंने बताया कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी इंडिया को अचीव करने के लिए, साइप्रस इज अ यूरोपियन कंट्री, इवन साइप्रस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कंट्री है। और क्या है कि साइप्रस ने अभी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन किया है, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन किया है। दैट विल हेल्पफुल टू द इंडिया फॉर नेचुरल गैस। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो ये कई सारे इशू हैं, इंडिया को बेनिफिट दे सकते हैं, इवन टर्की को जॉब मिल सकता है साइप्रस से अगर अपन अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो। समझे मेरी बात को? इवन टर्की भी जा सकते थे बट टर्की हमें नहीं जाना, टर्की को हमें बॉयकॉट करना है, क्योंकि टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया है किसका? पाकिस्तान का। दैट वॉज हेल्प्ड बाई टेररिस्ट। वॉज तो नहीं कहेंगे, इज हेल्प्ड बाई टेररिस्ट। क्लियर? पाकिस्तान की हेल्प कौन करता है? टेररिस्ट हेल्प करते हैं पैसे से। इवन जो भी ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, मैं इनके बारे में बात करने जा रहा है। इनके यहाँ सब कुछ होता है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आर्म एंड एम्यूनिशन का ट्रेड होता है, इवन स्मगलिंग होती है, हवाला सिस्टम होता है। ये बहुत गंदे टाइप के लोग हैं पाकिस्तान वाले, मेरी बात मानो, ये बहुत गंदे हैं। क्लियर? ये सिर्फ ओनली टेररिस्टों से पैसा खा के जी रहे हैं, इनके पास कोई भी अच्छा ही काम करने का कोई भी मकसद नहीं है इनका। ठीक है? पाकिस्तान की छोड़ो, अब हमें डिस्कस करना है कि इस पर साइप्रस पर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर? चलते पर आगे। रेडियो नलिका। देखो क्या है कि केरला गवर्नमेंट ने अभी एक इंटरनेट रेडियो चलाया है, इंटरनेट रेडियो स्टार्ट किया है। क्लियर? हालांकि इसको गूगल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन में कौन सा होता है ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? दोनों पर आपको मिल जाएगा, स्टोर पर भी मिल जाएगा,
प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, सब पर मिल जाएगा। क्लियर, समझे मेरी बात को। तो क्या है कि अभी एप्पल स्टोर और यहाँ पर मिल जाएगा ये इंटरनेट रेडियो। इसमें क्या है, चिल्ड्रन को हेल्प दी जाएगी। किसको, केरला के चिल्ड्रन को मदद मिलेगी फॉर एनहांसिंग देयर एजुकेशन, इवन डाइवर्टिंग, जो चिल्ड्रन का डाइवर्ट हो रहा है माइंड, किस वजह से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से इसमें क्या होगा, रेडियो से इनका मन डाइवर्ट नहीं होगा। इवन मेंटल हेल्थ इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा। मेंटल हेल्थ इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा। इवन साइबर स्पेस से भी रिजोल्यूशन मिलेगा। क्लियर, समझे मेरी बात को। साइबर स्पेस से इवन इलीगल सब्सटेंस एब्यूज, जो ड्रग्स एडिक्शन हो रहा है बच्चों में, इससे भी रिजोल्यूशन मिलेगा। क्लियर, और दैट वाज हेल्प बाई स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट। ये स्टेट कमीशन है, चाइल्ड राइट का है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। उसी कमीशन ने इस रेडियो को बनाया जिसका नाम है रेडियो नलिका। ये इंटरनेट रेडियो है। इवन केरला वॉज डिसाइडेड दैट पर्टिकुलर रेडियो डेवलप्ड बिफोर वी कैन से अर्लियर प्लान, बट अभी इसको लॉन्च किया गया है, ये अलग बात है। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई दूंगा। चलते पर आगे। नेक्स्ट हो जाए नक्श। नक्श का फुल फॉर्म क्या है, देखो गवर्नमेंट का एक प्लान था जिसको बोलते हैं नेशनल जियो स्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। अब आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि लैंड माफिया बन जाते हैं अर्बन एरिया में, और वो कई सारी ज़मीन पर इलीगली कब्जा कर लेते हैं, उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं, इवन उसको इलीगल तरीके से बेच देते हैं। बट ऐसा होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए डिजिटल डेटा ऑफ द पर्टिकुलर लैंड इन अर्बन एरिया। समझे मेरी बात को। पर इसी को देखते हुए कि अर्बन एरिया में गलत तरीका ना यूज़ करा जाए, इवन एवरीवन हैव अ डिजिटल डेटा ऑफ देयर पर्टिकुलर लैंड। क्लियर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नक्श नाम का प्लान निकाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल जियो स्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट। क्लियर, तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लैंड के डेटा को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। क्या कहा, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड डेटा ऑफ अर्बन एरिया। हालांकि गवर्नमेंट का ओल्ड प्लान है, बट फॉर अचीविंग द फुल टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर नक्श, गवर्नमेंट इसको फिर से चालू कर रही है नक्श को। तो याद रखना, लैंड सर्वे का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इवन डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड ऑफ द अर्बन एरिया, तो आपको नक्श मेंशन करके आना है, नेशनल जियो स्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट। याद रखोगे, चलते बनाएंगे, सिंपल था। तो इसी के साथ आपके 16 जून के करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर दिए। अब आपके जो भी डाउट है, बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा, जो भी आपको डाउट आते हैं। क्लियर, दैट्स माय गारंटी, क्योंकि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपके कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा। इवन स्टेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा, और जो मिलेगा सब पढ़ाऊंगा। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद। और आज से मैंने बोल के रखा है आपसे कि आपके रेगुलर वीडियो आएंगे, सारे वीडियो मैं रेगुलर करने वाला हूं, बेफिक्र रहिए। एड रोल सेक्शन, इवन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ईच एंड एवरीथिंग, करंट अफेयर सब रेगुलर हो जाएंगे। बिजी था 10-15 दिन से, मैंने रीज़न ही बताया था, इसलिए अब फ्री हो चुका हूं, बिल्कुल वीडियो आएंगे। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।